आज हम सिमेट्री और पॉइंट ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं। हेलो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, कैसे कंडक्ट कराए जाते हैं। और आज की क्लास में पढ़ेंगे कि पॉइंट ग्रुप क्या होते हैं। और लास्ट क्लास में कुछ लोगों को डाउट्स था कि ये कैसे कंडक्ट होता है, ये क्या होता है। कुछ कमेंट्स आ रहे थे मुझे एक्सप्लेन करने के लिए, तो हमने आज के टॉपिक में हमने सिमेट्री के साथ पॉइंट ग्रुप को लिया है। तो पॉइंट ग्रुप भी हम पढ़ेंगे आज, और सिमेट्री की जो पिछली क्लास का पढ़ें, पिछले लेक्चर का, उसको हम रिवाइज करेंगे। ठीक, तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर में, हम आगे बढ़ते हैं। आज का लेक्चर 2 है, सिमेट्री एंड पॉइंट ग्रुप। क्या होता है सिमेट्री? सबसे पहले होती किसे, कहते किसे हैं सिमेट्री? देख लीजिए आप लोग, लिखा है सेट ऑफ द पॉसिबल सिमेट्री ऑपरेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पॉइंट ग्रुप। ये पॉइंट ग्रुप होता है। अब आज हमारे सामने आ जाता है कि इस पॉइंट ग्रुप पे ही है जो हमें आज पढ़ना है। उसके बाद सिमेट्री क्या होती है? पॉसिबल सिमेट्री, यहाँ पे एक टर्म लिखा है पॉसिबल सिमेट्री, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। पॉसिबल सिमेट्री क्या होती है? द मैकेनिकल ट्रीटमेंट सिमेट्री। सबसे पहले सिमेट्री देखते हैं कि इन केमिस्ट्री ग्रुप थियरी अलाउज द असाइनमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल द डिजाइनिंग ऑर्बिटल ऑफ वाइब्रेशनल एंड एनालिसिस ऑफ वाइब्रेशंस। और सिमेट्री के बारे में पढ़ा था आप लोगों ने कि जैसे कि अगर उसको हम इजी लैंग्वेज में बोल दीजिए, जिसको बोलते हैं कि जैसे का तैसा, एक दूसरे का सेम अपर। जैसे कि इस हाथ में 5 उंगलियां हैं, इसकी सिमेट्री इस हाथ में भी 5 उंगलियां, इस तरह से इसकी सिमेट्री हो जाएगी। इस तरह से इसकी सिमेट्री नहीं होगी, इस तरह से इसकी सिमेट्री होगी। जैसे कि वो उसी के ऊपर कंपोज कर जाए तो होती है सिमेट्री। सिमेट्री। उसके बाद आते हैं हम पॉइंट ग्रुप। क्या होता है? द सेट ऑफ पॉसिबल सिमेट्री, मतलब कितने सिमेट्री के पॉसिबल सेट्स बन रहे हैं, कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है, सिमेट्री की कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वो जो सेट ऑफ पॉसिबल सिमेट्रीज होती है वो होता है पॉइंट ग्रुप। टोटल 28 पॉइंट ग्रुप होते हैं, जो जैसा कि हम अगले लेक्चर में आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से पॉइंट ग्रुप होते हैं। टोटल 28 पॉइंट ग्रुप होते हैं। द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स, जो पॉइंट ग्रुप्स होते हैं उनका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जो होता है उसी को, वो जिस थियरी के अंडरस्टूड हम पढ़ते हैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, उसी को हम बोलते हैं ग्रुप थियरी। और आज का अगला टॉपिक क्या होगा? इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या है? ग्रुप थियरी अलाउ करती है। किसको अलाउ करती है? द असाइनमेंट ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का क्या असाइनमेंट है, उसमें कैसे किस तरह से और उसके ऑर्बिटल में रोटेशन होता है, वाइब्रेशन होता है। आज हम इसको पढ़ेंगे। इसके लिए रेफरेंस बुक है सिमेट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ मॉलिक्यूल बाय के वीरा रेड्डी। के वीरा रेड्डी। ठीक, अब आते हैं हम क्या होता है ग्रुप लॉ। ठीक, सबसे पहले टू डिटरमाइन द पॉइंट ग्रुप। पॉइंट ग्रुप को कैसे डिटरमाइन करते हैं? ग्रुप लॉ सिमेट्री है, उसके बाद उसमें ये एक चार्ट है। इस चार्ट को आपको अगली स्लाइड पे डिफाइन करेंगे कि ये चार्ट कैसे वर्क करता है। तो आगे देखते हैं हम। ये देखिए, ये जो ऊपर है ग्रुप लॉ ऑफ सिमेट्री। ये ग्रुप लॉ ऑफ सिमेट्री कैसे वर्क करती है कि अगर ग्रुप लॉ है, सिमेट्री की ग्रुप लॉ है, तो यह 3 स्टेप में जाएगी। अगर है यस है तो ये C1 में जा सकती है। C मतलब आप लोगों को पता है एक्सियल रोटेशन, C1 में जा सकती है, CS में जा सकती है, CI में जा सकती है। अगर नहीं है तो ग्रुप ऑफ हाई सिमेट्री, तो हाई सिमेट्री ग्रुप में जाएगी। कौन सी हाई सिमेट्री ग्रुप होती है? अगर हाई सिमेट्री का ग्रुप है, उसमें हाई सिमेट्री हाई सिमेट्री है, कौन सी जाएगी? टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, डी सिग्मा बी, सी सिग्मा बी और आइकोसाहेड्रल। अगर ये नहीं है, हायर सिमेट्री ऑफ ग्रुप नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे? हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ रोटेशन एक्सिस। जो रोटेशन एक्सिस की हाईएस्ट ऑर्डर, जो हमने CN पढ़ा था, तो सबसे ज़्यादा CN कहाँ होता है वो सर्च करेंगे। जब ये हम सबसे पहले देखेंगे ग्रुप लॉ है कि नहीं सिमेट्री का। अगर नहीं है, अगर है तो यहीं पे मिल जाएगा पॉइंट ग्रुप उसका। अगर नहीं है तो हाई सिमेट्री देखेंगे, सबसे हाई सिमेट्री है कि नहीं है। हाई सिमेट्री है तो यहाँ पे मिल जाएगा। अगर नहीं है
तो हम उसका रोटेशन एक्सिस देखेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है। जैसे डिफाइन करते हैं हम ग्रुप लॉ ऑफ सिमेट्री। C1 में क्या आता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा था लास्ट टाइम, C1 में नो सिमेट्री ऑफ द रैंक आइडेंटिटी, उसमें E के अलावा और कोई सिमेट्री नहीं होगी, बस आइडेंटिटी होगी, मतलब वो 360 डिग्री रोटेट करने पे वो सेम आइडेंटिटी को कंज्यूम कर लेगी, उसी को बोलेंगे आइडेंटिटी। इसका एग्जांपल है CHF CLBR। देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है, CL यहाँ है, BR है, F है और HF। इसमें हम कोई प्लेन डाल सकते हैं, कोई प्लेन नहीं डाल सकते हैं, इसमें कोई रोटेशन करा सकते हैं, कोई रोटेशन नहीं होगा, ठीक, कोई सिमेट्री नहीं बढ़ रही, बस ये 360 रोटेट करा दें, कहीं से भी पकड़ के 360 रोटेट करा दें, यही स्ट्रक्चर मिल जाए, ये आइडेंटिटी हो जाएगी। क्योंकि हर मॉलिक्यूल के अंदर आइडेंटिटी कंज्यूम होती है, हर मॉलिक्यूल के अंदर आइडेंटिटी होती है। नेक्स्ट आते हैं हम CES पे, ओनली वन मिरर प्लेन, उसमें बस एक मिरर प्लेन होता है, ठीक। यहाँ से हम ऐसे अगर इसको एक डाल देते हैं, ये देखो एक साइड में CH2 CL BR, इसमें एक मिरर प्लेन है। कहाँ से मिरर प्लेन बन रहा है, अब सवाल आता है कि ये मिरर प्लेन कहाँ से बन रहा है, ओनली वन मिरर प्लेन, ठीक। तो यहाँ से अगर हम एक मिरर डाल देते हैं, 1 इक्वल है, और ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है, हाईएस्ट प्रायोरिटी लोएस्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी लोएस्ट प्रायोरिटी, ठीक। तो यहाँ से अगर हम एक मिरर डाल देते हैं, सपोज दैट ये एक मिरर है, ये ऊपर भी हाईएस्ट लोएस्ट, नीचे भी हाईएस्ट लोएस्ट, तो दोनों प्रायोरिटी अलग अलग हो गई, तो ये एक वन मिरर प्लेन है, जबकि इसमें और कोई सिमेट्री ऑपरेशन नहीं कराई जा सकती, इसको मिरर रोटेट नहीं करा सकते हैं, कंज्यूम नहीं कर, कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है CI, ओनली एन इन्वर्जन सेक्टर, मतलब इसमें केवल एक इन्वर्जन सेक्टर होता है। फ्यू मॉलिक्यूलर एग्जाम्पल, इसमें कुछ ही मॉलिक्यूलर एग्जाम्पल है, जैसे कि स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन में है HCl BRC सिंगल बॉन्ड HCl BR, ठीक। इसको जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरह से, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमें, यहाँ देखने को मिलता है कि इससे ये जो है, यहाँ पे अगर हम एक सेंटर डाल दें जिसको बोलेंगे इन्वर्जन सेंटर, यहाँ पे जो इन्वर्जन सेंटर होगा उस सेंटर से इस BR की दूरी जितनी है उतनी दूरी इस BR की, इससे इस CCL की जितनी दूरी है उस CCL की इधर उतनी दूरी, यहाँ से CH की जितनी दूरी हो सेम डिस्टेंस यहाँ पे भी है, तो ये हो गया CI। तो आपको ये मिल गया कि अगर ग्रुप्स ऑफ लो सिमेट्री है, लो सिमेट्री है, तो ये तीनों मिल गए आपके। अब देखते हैं हम हाई से, आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें हाई सिमेट्री है, हाई सिमेट्री में C इनफाइनाइट V है, पहला मॉलिक्यूल है C इनफाइनाइट V। C इनफाइनाइट कहाँ आती है, जो लीनियर मॉलिक्यूल होता है वहाँ पे हमें C इनफाइनाइट मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ हमें V भी मिल रहा है, ठीक। These molecules are linear, ठीक। अभी हमने बताया कि लीनियर मॉलिक्यूल में होते हैं with an infinite number of rotation, ठीक। जैसे कि ये है तो इसको हम इनफाइनाइट डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं, 1 पे कर सकते हैं, 0.1 पे कर सकते हैं, 10 पे कर सकते हैं, 360 पे, तो इतने पे रोटेशन इस तरह से कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ नंबर ऑफ एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन प्लेन कंटेनिंग ए रोटेशन एक्सिस, ठीक। रोटेशन एक्सिस जहाँ से वहाँ से हम प्लेन भी डाल सकते हैं, आपको हमने पहले बता चुके हैं कि जहाँ से हम रोटेशन एक्सिस डाल सकते हैं उसके अलावा में हम प्लेन भी डाल सकते हैं। तो इनफाइनाइट रोटेशन है तो इनफाइनाइट रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा। दे डू नॉट हैव सेंटर ऑफ इन्वर्जन, इनके पास कोई सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं होता है। जैसे कि हमें ले लिया HCl में प्लेन हमने यहाँ डाल दिया, इनफाइनाइट प्लेन हो गया, तो ठीक। यहाँ से इनफाइनाइट एक्सिस जा सकती है, वही चीज़ है। यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे Cl हो गया, यहाँ से हमने डाल दिया एक्सिस डाल दी, इस एक्सिस के अलावा हम रोटेशन करा सकते हैं, चाहे जितना रोटेशन कराएं, और इसके अलावा उसी से हम चाहे जितना प्लेन डाल दें, इनफाइनाइट प्लेन भी डाल सकते हैं, इनफाइनाइट एक्सिस भी डाल सकते हैं, बट इसमें कोई इन्वर्जन ऑफ सेंटर है। इस H को इस Cl के पास, इस Cl को इस H के पास ले जाएंगे तो चेंज होगा, हो जाएगा चेंज। तो वही चीज़ आ गई कि यहाँ पे इसको बस हम 360 रोटेट करा सकते हैं, बाकी अदर कोई रोटेशन नहीं करा सकते हैं, ठीक।
आते हैं अगला डी डी इनफाइनाइट एच। दीज मॉलिक्यूल आर लीनियर। डी इनफाइनाइट एच नहीं, डी ये नहीं है कि दीज मॉलिक्यूल आर लीनियर, ये भी लीनियर होंगे। किस टाइप के? विच है इन्फिनिटी नंबर ऑफ रोटेशन, जिसमें नंबर ऑफ रोटेशन इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोटेशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोटेशन है तो जाहिर सी बात है इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक, containing the rotation axis, they also have perpendicular C2 axis, और वो जो होंगे वो C2 एक्सिस के परपेंडिकुलर होने चाहिए। डी में जाने के लिए सबसे बड़ी क्राइटेरिया क्या थी कि वो C2 एक्सिस के परपेंडिकुलर होता था। C1 C2 के परपेंडिकुलर होता था। ठीक, तो हम इसमें C2 और Cn दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से C इनफाइनाइट डाला और एक C2 यहाँ से भी होगा, सेम कंडीशन, ये कंडीशन सेम हो जाएगा। ठीक, ये C2 एक्सिस हो गया, ये C इनफाइनाइट एक्सिस हो गया। ठीक, तो ये जो होंगे तभी ये डी में जाएगा। तो ये डी में जाने के लिए इसकी क्राइटेरिया है। ठीक, एंड द इन्वर्जन सेंटर, और उसके पास एक इन्वर्जन सेंटर भी होगा। जब डी इनफाइनाइट बी के लिए उनके पास एक इन्वर्जन सेंटर भी होगा। यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल में CO2 है, यहाँ से हमने OCO के मिडिल में एक C इनफाइनाइट एक्सिस डाल दिया और एक C2 एक्सिस डाल दिया। ठीक, तो C2 एक्सिस के परपेंडिकुलर C इनफाइनाइट है। ठीक, C2 और C इनफाइनाइट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये चला जाएगा कौन में? डी में चला जाएगा। तो C2 और C इनफाइनाइट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे हमें D इनफाइनाइट, C इनफाइनाइट है, C से जब D में जाएगा तो D इनफाइनाइट हो जाएगा। और इसमें कौन सा प्लेन पढ़ रहे हैं? वर्टिकल प्लेन भी डाल सकते हैं हम इसमें। वर्टिकल प्लेन जब डालेंगे तो C इनफाइनाइट वर्टिकल प्लेन के साथ साथ जब ये परपेंडिकुलर है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन भी एक होगा। जब हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा तो उसमें C इनफाइनाइट H हो जाएगा। ठीक, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल का शेप आप जानते हैं CH4 का, उसमें क्या होते हैं? मोस्ट बट नॉट ऑल, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट बट नॉट ऑल, सभी नहीं लेकिन ज्यादातर मॉलिक्यूल इन दिस ग्रुप, जो टेट्राहेड्रल में होते हैं ज्यादातर लेकिन पूरे नहीं, जो इस मॉलिक्यूल जो इस ग्रुप में होते हैं हैव द फेमिलियर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, मतलब उनकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के तरह ज्योमेट्री होती है। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस आता है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जो CH3 है हमारे पास, ठीक, CH4 जो हमारे पास CH4 है, इसमें एंगल रोटेशन 109 डिग्री 28 मिनट होते हैं। ठीक, वो टेट्राहेड्रल की तरह हो गए, उसमें थोड़ा सा एंगल में डिफरेंसेस आ सकते हैं। दे हैव 4 C3 एक्सिस, ये ध्यान दीजिएगा, दे हैव 4 C3 एक्सिस, मतलब उसमें जो C3 एक्सिस होगा वो 4 तरह का होगा। D3 C2 एक्सिस, टेट्राहेड्रल में C2 एक्सिस भी होगा, वो 3 होगा। 3S4 एक्सिस, S4 एक्सिस 3 तो होगा। C3 जब C2 जब होगा, C2 जब 3 होगा तो S4 भी 3 हो जाएगा। और 6 सिग्मा D प्लेन होगा। सिग्मा D मतलब हमने क्या बताया था? डायहेड्रल प्लेन, डायहेड्रल प्लेन शॉर्ट होगा। These have no C4 एक्सिस, इसके पास कोई C4 एक्सिस नहीं होगा। देखने में तो लग रहा है कि हमारे पास CH4 है तो इसे C4 होना चाहिए, लेकिन इसमें C4 नहीं होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर है SF6। अब तो इससे पहले परिचित है, हमने एग्जाम्पल भी लिया था इसका लास्ट क्लास में। द मॉलिक्यूल इंक्लूड दोज ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, मतलब इनका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल की तरह होता है। ठीक, ऑक्टाहेड्रल नहीं होता है, ऑक्टाहेड्रल तो हम पढ़ ही रहे। ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर क्या होता है कि 4 कोने होते हैं, एक ऊपर एक नीचे जोड़ दिए तो ऑक्टाहेड्रल बन गया। तो इनका स्ट्रक्चर जो होता है ऑक्टाहेड्रल, ये देखिए चारों कोने जो बन गए, ये अप द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है। ठीक, ये 4 प्लेन में है, एक अप द प्लेन एक बिलो द प्लेन, बन गया ऑक्टाहेड्रल हमारा। ठीक, ऑल्दो सेम अदर ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स, मतलब इनकी तरह और भी कोई ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स होंगे, सच एज द क्यूब, क्यूब भी हो सकता है, स्फीयर भी हो सकता है। लिखा है स्फीयर,
द सेम सेट ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन, जिनके पास सेम सिमेट्री से ऑपरेशन होते हैं, जिनके पास सेम सिमेट्री ऑपरेशन सेट्स होते हैं, एमंग देयर आर 48 सिमेट्री ऑपरेशन, मतलब जो ऑक्टाहेड्रल होते हैं उसमें 48 सिमेट्री ऑपरेशन कंज्यूम होते हैं। और 4C3 मतलब उसमें 48 में क्या क्या है, 4C3 रोटेशंस हैं, 3C4 रोटेशंस हैं एंड 1 इन्वर्जन सेक्टर है। ठीक, उसमें 4 तो C3 होगा, 3 तो C4 हो जाएगा और एक इन्वर्जन हो जाएगा। बाकी प्लेन डाल देंगे, प्लेन डायहेड्रल प्लेन पड़ेगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन पड़ेगा, वर्टिकल प्लेन पड़ेगा। इसी तरह ऑक्टाहेड्रल में 48 ऑपरेशंस कंज्यूम कराए जाते हैं। आइकोसाहेड्रल का एग्जांपल है B12H12 2-, ठीक, इसमें BH एट ईच वर्टेक्स ऑफ एन आइकोसाहेड्रल, मतलब इसका ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ये आपके एग्जाम में पूछता नहीं, वैसे आप इसको जानते रहिए कि इसमें 120 सिमेट्री ऑपरेशन कराए जाते हैं। इसमें जो सिमेट्री ऑपरेशन होता है वो 120 होता है और इसका बेस्ट रेंज बनाया 6C5 होता है, एज वेल एज मेनी अदर सिमेट्री ऑपरेशन। ठीक है, इसको पहचानने के लिए इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इसको पहचानने का, इसमें आपका 6C5 रोटेशन होगा। ठीक, अब आते हैं हाई ऑर्डर ऑफ रोटेशन में चले जाते हैं। ये हमें देख लिया टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल, ये सब देख लिया। हाई ऑर्डर ऑफ रोटेशन में जाते हैं जो कहने पे है, अगर इसमें हाई ऑर्डर ऑफ रोटेशन एक्सिस में CN है, ठीक, हाई ऑर्डर ऑफ रोटेशन मतलब नंबर ऑफ यन को हम CN से डिनोट करते हैं क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन देख रहे हैं। अब उसमें देखो परपेंडिकुलर टू C2 एक्सिस, अगर वह CN परपेंडिकुलर है C2 एक्सिस के, अगर है तो D ग्रुप में जाएगा, नहीं है तो C और S 2N ग्रुप में जाएगा। अब है की पीरियड हम देखते हैं, तो अगर है तो उसमें सिग्मा H प्लेन होगा, अगर सिग्मा H प्लेन है तो DNS हो जाएगा, अगर सिग्मा H प्लेन नहीं है तो सिग्मा D देखेंगे, अगर सिग्मा D प्लेन है तो DND हो जाएगा, और सिग्मा D प्लेन नहीं है तो DN हो जाएगा। उसी तरह CN C2 के परपेंडिकुलर है, अगर है तो इधर हमने देख लिया, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, नहीं है तो C में होगा या C2N में होगा, C में होगा या S2N ग्रुप में होगा। अब S2N ग्रुप में देखेंगे क्या देखेंगे हम, सिग्मा H यहाँ भी देखेंगे, जैसे सिग्मा H हमने यहाँ देखा था उसी तरह सिग्मा H हम यहाँ पे भी देखेंगे। अगर सिग्मा H है तो CNH हो जाएगा, सिग्मा H मान लो नहीं है तो क्या होगा, सिग्मा H नहीं है तो सिग्मा B देखना पड़ेगा, सिग्मा B अगर है तो CNB में चला जाएगा, अगर सिग्मा B भी नहीं है तो क्या होगा, S2N में जाएगा। S2N में जाने के लिए अगर S2N देखेंगे है कि नहीं है, S2N है तो S2N में जाएगा, नहीं है तो CN में रह जाएगा। सबसे बड़ी इसकी खासियत यही है कि अगर नहीं होगा तो इसी में घूम फिर के यहीं पे चला जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे। रोटेशन एक्सिस के प्रिंसिपल क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन एक्सिस। यहाँ पे PCl5 स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइगोनल राइट ये होता है ना, ये एक प्लेन में है, ये आपका एबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। ठीक, PCl5 ये इसके मतलब कि ये देखिए, एक ये हो गया, ये हो गया, एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है। ठीक, अगर हम इसको यहाँ से रोटेशन कराएं, ठीक, यहाँ से रोटेशन कराएं, ठीक, C3 पे रोटेशन हो जाएगा। ये एक्चुअली ये इस तरह से होता है, 120 डिग्री पे होता है। अगर हम रोटेशन कराएंगे तो C3 पे रोटेशन जाएगा। ठीक, ये C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। ठीक, अब आते हैं S3CCl3, S3CCl3, इसमें देखते हैं क्या है, दो C को एक दूसरे से हम सिंगल बॉन्ड से कंबाइन कर दिए, 3 तो इधर 3 तो इधर, ये CS3 है। ठीक, इसमें भी C3 एक्सिस हो गया। अब देखिए पहचान रहे हैं इसको, 135 टेट्राफ्लोरो साइक्लो। ठीक,
में C2 एक्सिस है। क्यों? क्योंकि ये इसके इक्वल घुमाएंगे, ये टिल्टेड फॉर्म में, ये भी टिल्टेड में आ जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। ये क्या है? COEN का थ्राइस, ठीक, आपने पढ़ा COEN का थ्राइस, ये है COEN का थ्राइस। ये जो है यानी ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है और ये अबव द प्लेन होता है, ठीक। ये चीज अबव द प्लेन होता है, इसमें कौन सा रोटेशन होगा? C3 रोटेशन होगा। जैसे आप फैन का ब्लेड देखें हल्का सा टिल्टेड होता है, उसी तरह ये भी हल्का सा टिल्टेड होता है। आगे बढ़ते हैं हम। NS3 में C3 एक्सिस होता है। NS3 आपने देखा है, एक तो प्लेन में होगा, एक तो अबव द प्लेन, एक तो बिलो द प्लेन। एक तो प्लेन में है, एक तो एल प्लेन में, एक तो एस प्लेन में, एक तो अबव द प्लेन, एक तो बिलो द प्लेन, ठीक। उसी तरह ये C2 एक्सिस के परपेंडिकुलर है, 1,5 डायग्रामो नेप्थली में 1,5, जिसमें एक प्लेन में है, एक C2 के परपेंडिकुलर है। H2O तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी C2 है, यहाँ पे भी, यहाँ से हम इसको इस तरह से डालेंगे, यहाँ से अगर हम प्लेन डालते हैं इसको रोटेट करा सकते हैं इस तरह। अभी इस चीज को हमने बताया आपको कि इसको अगर यहाँ C2 के एक्सिस के परपेंडिकुलर है क्या है, इस चीज को अभी हमने डिफाइन किया, ये भी डिफाइन हो गया। अब देखिए, अब आता है कि C2 एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि C2 एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है कि नहीं है। यहाँ पे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या आ गया? C है। अब यहाँ पे हम C2 इससे डाल सकते हैं, यहाँ डालेंगे तो C2 ये रोटेट कर जाएगा, ठीक। तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया है। यहाँ पे ये है, यहाँ से हम एक C2 डाल दें, यहाँ से C2 डाल दिया, यहाँ से C2 डाल दिया, ये भी हो गया। इसमें C2 नहीं डाल सकते हम, क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ से C2 डालते हैं तो ये डिफरेंस हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। आते हैं आगे, तो इसमें भी C2 हम डाल सकते हैं, कहाँ से? ये यहाँ से हम C2 डाल सकते हैं इस तरह से, तो ये भी होगा। और इन तीनों में हम C2 नहीं डाल सकते। आगे देखते हैं हम। आगे देखिए, जब C2 नहीं डाल सकते तो क्या डाल सकते हैं इसमें? ये जो C और S ग्रुप में जाएंगे, अभी हमने पीछे देखा था, जब C2 नहीं था तो क्या था? C और S ग्रुप में जा रहा था, ठीक। तो अब ये C में या S ग्रुप में जाएगा। ये क्या है? अभी हमने आपको दिखाया कि C2 कैसे डालेंगे, एक तो यहाँ से डाल सकते हैं, एक तो यहाँ डाल सकते हैं, एक तो यहाँ डाल सकते हैं, उसी तरह इसमें एक तो यहाँ डाल सकते हैं, इसमें यहाँ डाल सकते हैं, ठीक। इसको क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ C2 एक्सिस हो जाए, ठीक। 1 2 3 है यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 1 है। फिर अगला स्टेप है कि अगर सिग्मा H है तो क्या होगा। अभी तक तो हमने बस C2 एक्सिस को डिफाइन किया था, अब सिग्मा H है तो क्या होगा। सिग्मा H है तो अगर D ग्रुप में तो DNH में जाएगा, नहीं है तो DND में जाएगा, और जो वहाँ पे है तो CNH में जाएगा, नहीं है तो सिग्मा B देखेंगे। चलिए ये बताइए, क्या ये D में जाएगा?
यहाँ पे C2 एक्सिस परपेंडिकुलर है तो ये डी में चला जाएगा। डी के किस में जाएगा ये भी नहीं बोलेंगे, ये डी में जाएगा, ये भी डी में जाएगा, ये सी में जाएगा या फोर में जाएगा, ये भी डी में जाएगा, ये सी या सिक्स में जाएगा, सी या एस फोर में जाएगा, और वो सी या एस फोर में जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो तीन है 1 2 3 इसमें C2 CN के परपेंडिकुलर है। ठीक, 1 2 3 में C2 इज परपेंडिकुलर टू CN is perpendicular to C2, but 1 2 3 4 इसमें CN is not perpendicular to C2. CN is not perpendicular to C2. Okay? Next, आगे हम निकाल करते हैं क्या? अब इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन किसमें है? एक तो इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन मिल रहा है, एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन मिल रहा है। तो हमने पिछले स्लाइड में क्या देखा, हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन एक तो इसमें दिख रहा है, एक तो इसमें दिख रहा है। ठीक, तो जो डी है वो DH में जाएगा, तो ये DH में जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? C3 है, तो D3H में चला जाएगा। ठीक, ये किस में जाएगा? CNH में जाएगा। इसमें क्या है? आपने कौन सा देखा? C2 देखा, तो C2H में चला जाएगा। ठीक, D3H में गया या C2H में गया, यहाँ पे प्लेन नहीं पड़ा। ठीक, ये रिप्रेजेंटेशन है PCl5 का। ये प्लेन में है, ये प्लेन है, प्लेन के अंदर ये तीन है, ये बिलो द प्लेन, ये अबव द प्लेन। उसी तरह डायग्राम ऑफ रेक्टेंगल का है रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे C3 जो है 3C2 के परपेंडिकुलर है और सिग्मा H है। ठीक, तो इसको हम D3H बोल दिए हैं। वहाँ पे C2 है जो कि नो C2 परपेंडिकुलर है, यहाँ पे C2 जो है किसी C2 परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन सिग्मा H है, तो ये C2H में चला गया। अब हम देखते हैं सिग्मा D और यहाँ पे सिग्मा B कौन सा है? सिग्मा कंटेनिंग द प्रिंसिपल एक्सिस, जो सिग्मा प्रिंसिपल एक्सिस कंटेन कर रहा है वो उसमें ये देखेंगे कि है कि नहीं है। ठीक, ये तो डिफाइन होगा DND में। ये CN में लिखिए या CND में लिखिए या SDN में लिखिए, और ये DN और DND में लिखिए। उसी तरह या CN CNV या C2N में लिख सकते हैं। ये CN CNV या C2N। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई प्लेन, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या? सिग्मा V और सिग्मा D। ये देखना है हमें, क्या देखना है? सिग्मा D और सिग्मा V, ये दो चीज देखना है। ठीक, देखते हैं इसमें क्या पड़ता है। इसमें सिग्मा D पड़ रहा है, कहीं से दिख रहा है आपको? ये तो पहले से हमने डिफाइन कर दिया है, D3H में D3H में है। ये क्या है? ये किसके डिफाइन है? ये किसमें होगा? DN में होगा, DND में होगा? हमें वही डिफाइन करना है, DN में होगा या DND में होगा। DN में तो होगा जब कोई डायरेक्टर प्लेन नहीं होगा तो DN में जाएगा, और डायरेक्टर प्लेन होगा तो DND में जाएगा। ये देखिए DND में है, क्यों? क्योंकि यहाँ से हम प्लेन डाल सकते हैं, यहाँ पे एक प्लेन डाल सकते हैं, यहाँ से एक प्लेन डाल सकते हैं, इस साइड प्लेन डाल सकते हैं।
ये D3 में जाएगा क्योंकि C3 है, प्लेन नहीं पड़ा, तो प्लेन नहीं पड़ा तो D3 में जाएगा। ये लिखा है ना, देखिए आप एक बार फिर से टेबल, आप ये टेबल बना लीजिएगा। प्लेन नहीं पड़ा, प्लेन पड़ा तो D में जाएगा, नहीं पड़ा तो ठीक, यहाँ पे D में, यहाँ पे ठीक, नहीं पड़ा 3 में चला गया, D3 में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे B प्लेन पड़ा, वर्टिकल प्लेन पड़ा है, ये है, इसके बाद पड़ा प्लेन सिग्मा एक्सिस के थ्रू, प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू, तो C है, तो C3B में चला गया, यहाँ पे नहीं पड़ा। इन दो तीनों को डिफाइन करना है हमें। आगे पॉइंट ग्रुप इसमें कैसे डिफाइन करेंगे, ये कौन को किस तरह से यहाँ पे प्लेन पड़ा है ये देखिए, पता चल रहा है। ठीक, C3 C2 कोई परपेंडिकुलर नहीं है, C2 है, C3 है, C2 परपेंडिकुलर है बट नो सिग्मा भी है, तो 3 सिग्मा भी है, सिग्मा एस कोई नहीं है, C3 सिग्मा भी है, तो D3D में चला गया। यहाँ पे C3 है, नो सिग्मा C2 है, मतलब कोई भी C2 नहीं है, C3 है, कोई भी सिग्मा एच नहीं है, सिग्मा बी है 3 तो C3B में चला गया। यहाँ पे C3 है, C2 परपेंडिकुलर भी है, लेकिन सिग्मा एच कोई नहीं है, सिग्मा बी कोई नहीं है, तो D3 में चला गया। अब देखिए आगे हम क्या देखेंगे, इसकी कहानी खत्म हो गई, ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया। अब बचता है यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो चुका है, ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, ये पूरा कंप्लीट हो गया। बचता है ये, अब जब सिग्मा बी नहीं है तो S2N में जाएगा, S2N में जाके क्या करेगा आप बताइए, S2N में जाके करेगा क्या, S2N में जाने के लिए S2N में जाने के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कोलिनियर होना चाहिए। अगर ये कोलिनियर है तो फिर जाएगा, कोलिनियर है कि नहीं है, कोलिनियर का मतलब कि आपको जहाँ से प्लेन है दो ऑपरेशन एक साथ कराया जाएगा, इन शॉर्ट आप समझ लीजिए 2 ऑपरेशन एक साथ कराएगा तो S2N में जाएगा। C2 है, C2 है लेकिन C2 परपेंडिकुलर नहीं है और सिग्मा एच नहीं है, सिग्मा बी भी नहीं है। S4 कोलिनियर विद C2 है, मतलब यहाँ पे जो C2 है उसके साथ एक और ऑपरेशन रिफ्लेक्शन वाला कराया जा सकता है, तो S4 कोलिनियर हो गया किससे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा S4। यहाँ पे अगले दिन में देखिए C2 है लेकिन कोई C2 परपेंडिकुलर नहीं है, कोई सिग्मा बी नहीं है, कोई सिग्मा एच नहीं है, कोई भी S2N कोलिनियर नहीं है, तो ये C2 के साथ, तो ये किस में रह जाएगा C2 में। ज्ञान C2 एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या है, केमिस्ट्री जो मैं आपको बताया वही चीज ये दिया है आपको। एक कार्बन मॉलिक्यूल्स के कुछ पॉइंट लोग देख लीजिए आप लोग, जैसे कि ये क्या है, ये क्या है, 2 हाइड्रोजन एक कार्बन हो गया, इनफाइनाइट, आपको इनफाइनाइट CN जा सकते हैं, C इनफाइनाइट हो गया यहाँ से, ठीक, C इनफाइनाइट हो गया, परपेंडिकुलर है C2 परपेंडिकुलर हो गया, C इनफाइनाइट हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन पड़ जाएगा, वर्टिकल प्लेन पड़ जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पड़ जाएगा, D इनफाइनाइट H में चला जाएगा। सेम प्रोसीजर, ये वाटर मॉलिक्यूल H2O, ये CO2 है, यहाँ से प्लेन डाल देंगे C2, ठीक, और यहाँ से एक प्लेन डाल देंगे C2B हो गया, एक प्लेन ऐसे डाल सकते हैं इसमें, ठीक, और कोई प्लेन एक्सिस नहीं पड़ेगी, एक आइडेंटिटी हो जाएगी। आगे आते हैं, आगे देखते हैं, ये इसमें क्या है, D3H है क्योंकि इसमें C3 एक्सिस भी है, इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन भी है,
इसमें C3 है V है और उसमें C2 V है। ये पॉइंट ग्रुप कॉमन मॉलिक्यूल के टेट्राहेड्रल इसमें आ जाएगा क्योंकि CH4 का है, D4H है, C2 ये तो मैंने एक्सप्लेन किया है। और ऑक्टाहेड्रल का है, ऑक्टोप्रोपेन, डिओप्रोपेन। अब आते हैं कैरेक्टर टेबल। कैरेक्टर टेबल क्या होता है? जैसे कि हमने अभी सिमेट्री ऑपरेशंस कराए हैं, C2 में कितनी सिमेट्री ऑपरेशंस कराए हैं? एक आइडेंटिटी हुई, एक C2 एक्सिस पे रोटेशन हुआ, एक सिग्मा V पे हुआ और सिग्मा एक V डैश पे हुआ। एग्जांपल ले लेते हैं। H2O, ठीक, वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले लेते हैं। H2O का स्ट्रक्चर होता है O, H और H, ठीक, जो कि H2O का स्ट्रक्चर। इसमें होता है C2V। कैसे होता है? ठीक, यहाँ से हम डालते हैं C2 एक्सिस, ठीक। जब C2 एक्सिस डालेंगे तो यहाँ से हम प्लेन भी डाल सकते हैं, ठीक। अगला प्लेन हम कहाँ डाल सकते हैं? यहाँ डाल सकते हैं। ये जो प्लेन है इस तरह से हम डालेंगे, ठीक। क्या हो गया? ये तो आइडेंटिटी हर एलिमेंट में होगी। ये हमने आपको पहले ही बताया कि आइडेंटिटी हर एलिमेंट में होगी। आई और ई हर एलिमेंट में कंपल्सरी होती है। फिर उसके बाद आती है C2, CN एक्सिस। CN एक्सिस में C2 है, C2 के अलावा और कोई एक्सिस नहीं है यहाँ पे। आगे आ गया सिग्मा V। एक तो सिग्मा V ऐसे है और दूसरा सिग्मा V ऐसे। दूसरे सिग्मा V को हमने सिग्मा V डैश से रिप्रेजेंट किया है। कैरेक्टर टेबल में इसमें क्या होता है कि ये जो है सिग्मा V, इसको बोलते हैं मोलिकेन सिंबल। मोलिकेन सिंबल, ठीक। इसको बोलते हैं पॉइंट ग्रुप। पॉइंट ग्रुप को ही बोलते हैं मोलिकेन सिंबल। ये है सिमेट्री ऑपरेशन। हमारे कितना सिमेट्री ऑपरेशन कंज्यूम कराया जा रहा है? इसको बोलते हैं कैरेक्टर्स। इसको +1 या -1 से डिनोट कर सकते हैं। +1 का मतलब होता है सिमेट्रिकल बिहेवियर और -1 का मतलब होता है एंटी सिमेट्रिक बिहेवियर। +1 मतलब सिमेट्रिक बिहेवियर की कैसे वो बिहेव कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक। और -1 का मतलब एंटी सिमेट्रिक। एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। उसी तरह एक सिमेट्रिक होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है। अच्छा रुको आ रहे हैं। Each row is an irreducible representation. इसको हम क्या बोलते हैं? irreducible representation, ठीक है। इसको हम irreducible representation बोलते हैं। इसको मल्टीपल टेबल अगर हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा ऑपरेशन कैसे कराया जा रहा है, क्या है, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, कैसे पता चलेगा? ये भी तो एक बड़ी समस्या है कि हम कैसे डिफाइन करेंगे कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि C2 में क्या क्या है? C2 यही है हमारा। उसका पहले ऑपरेशन कंडक्ट कराते हैं। एक मिनट, इसमें हम ऑपरेशन कंडक्ट कराते हैं C2V में। आइडेंटिटी होती है, C2 होता है, सिग्मा V होता है और सिग्मा V डैश होता है, ठीक।
ये होता है, आप जानते हैं। अब इसका मल्टीप्लिसिटी टेबल बनाना है हमें, ठीक। ये हो गया, इस तरफ भी हम लिखेंगे ये। तो इसका मल्टीप्लिसिटी कैसे कराएंगे? आई को ऑपरेशन आई टाइम्स, मतलब ई का ऑपरेशन ई टाइम्स आइडेंटिटी है, ठीक। आइडेंटिटी एक ऑपरेशन है, फिर दूसरा भी उसी को आइडेंटिटी करा दे तो क्या होगा? आइडेंटिटी। उसी तरह आइडेंटिटी है, उसमें C2 ऑपरेशन करा दे तो क्या हो जाएगा? तो आइडेंटिटी में मतलब इस तरह से है ये, इसमें C2 ऑपरेशन हम करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? C2 हो जाएगा, ठीक। किसी भी ऑपरेशन में हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही ऑपरेशन हमें दोबारा मिल जाता है, ठीक। वही चीज यहाँ पे भी हो जाएगा क्योंकि ये भी आइडेंटिटी है। अब आते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। हमारे पास है C2 यहाँ पे भी है, C2 यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या आएगा तब? तो दोनों जगह C2 है तो यहाँ पे क्या आएगा? C2 एक बार करा दिया हम, यहाँ से C2 ये H1 हो गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, फिर से मेरे पास C2 करा देते हैं, फिर से अपनी पोजीशन में आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे E, ठीक। फिर आगे हम बढ़ते हैं, C2 है और सिग्मा V है। C2 में इसको यहाँ से यहाँ किया, ठीक। वहां से एक सिग्मा V डाल दिया तो क्या हो जाएगा? सिग्मा V डैश हो जाएगा। उसी तरह ये सिग्मा V हो जाएगा। सिग्मा V डैश में C2 से मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा V हो जाएगा, V हो जाएगा। अब देखिए सिग्मा बी में ई से मल्टीप्लाई कराने में क्या होगा? सिग्मा बी में ई से मल्टीप्लाई कराएंगे सिग्मा बी हो जाएगा, और सिग्मा बी में C2 से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो सिग्मा बी डैश हो जाएगा, सही है ना। ये चीज़ आपने अभी देख लिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे C2 से सिग्मा बी से करा दिया, वही चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगा। अब सिग्मा बी से सिग्मा बी से कराएंगे तो आइडेंटिटी मिल जाएगी। जब सेम ऑपरेशन एक साथ कंप्लीट कराया जाए तो आइडेंटिटी मिलती है, ठीक। बचा क्या? C2 बचा, सिग्मा बी और सिग्मा बी डैश कराएंगे C2 मिल जाएगा। उसी तरह सिग्मा बी और ई कराएंगे तो ये यहाँ पे सिग्मा बी और C2 कराएंगे तो क्या होगा? सिग्मा बी और C2 कराएंगे तो सिग्मा बी आया था बी डैश के साथ, और उसके बाद सिग्मा बी डैश और सिग्मा बी और सिग्मा बी डैश कराएंगे तो क्या आएगा? C2 आ जाएगा। यहाँ पे जो हमने कराया हमें और भी जस्ट करा के देखें, और सिग्मा बी डैश से सिग्मा बी डैश से आइडेंटिटी आ जाएगी, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं? पॉइंट ढूंढ इसका पॉइंट क्या लिख सकते हैं? E है, C2 है, सिग्मा B है, सिग्मा B डैश है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा और क्लास क्या हो जाएगा? कितने ऑर्डर है इसमें? 1 2 3 4 ऑर्डर है, और क्लास कितने हैं? 1 2 3 4 क्लास में, ठीक। अगर यहाँ पे 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 4 ऑर्डर भी है, 4 क्लास भी है, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास और 4 क्लास, ठीक। अगर एक 3 सिग्मा बी हो जाता तो ठीक, तो ये हो गया C2 का। इसी तरह हम C3 में देखते हैं। ये क्लास आपको C3 से समझ में आ रहा है क्या क्लास है, क्या है? C3 इसको लिखिए और इसमें C3 में देखेंगे, एक तो E हो जाएगा, एक C3 भी होगा, एक C2 भी होगा, एक सिग्मा B होगा,
एक सिग्मा बी गैस होगा, एक सिग्मा बी डबल गैस होगा। उसी तरह C3 C2 सिग्मा बी डैश सिग्मा बी डबल गैस। अब इसमें देखिए ऑर्डर क्या होगा, हम मेनली ये है कि इसका आप करा लेंगे आराम से, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, आप आराम से करा लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ऑपरेशन करा लेंगे। जैसे कि रोटेशन कराना आपको आ गया तो ऑपरेशन आप आसानी से करा सकते हैं। अब आपको देखना है कि इसमें ऑर्डर क्या है और क्लास क्या है। ये है NH3 का ऑर्डर, इसमें क्या है, इसमें ऑर्डर क्या है, ऑर्डर और क्लास, दो चीज़ें देखनी है। इसमें ऑर्डर क्या है, 1 यहाँ पे 3 क्लास हो गए कौन से, ये आपने देखा था कैरेक्टर टेबल। आज की क्लास में हमने पढ़ा कैरेक्टर टेबल क्या होता है, पॉइंट ग्रुप क्या होता है। पॉइंट ग्रुप के बारे में हमें लगता है कि आपका डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि कोई मॉलिक्यूल IR एक्टिव है, इनएक्टिव है, क्या है, कैसे है, IR रिप्रेजेंटेशन पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है मॉलिक्यूल पे। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारा वाइब्रेशनल क्या है, वाइब्रेशनल रोटेशनल वाइब्रेशनल और IR एक्टिव कितना है, क्या है, कैसे है, यह हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।